हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस अच्छी तरीके से कर भी रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हमारे पेड बैचेस भी चल रहे हैं, तो जिनको भी इनरोल करना है जल्दी से कर लीजिए इनरोल, वरना फिर चैप्टर बहुत आगे चला जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी समझने में। तो लास्ट में मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगी जिसपे आपको कॉल करके पेड बैच को इनरोल करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर हमारा सेशंस चलते हैं पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम के। मैं ऑल्टरनेटिव सेशंस लेकर आती हूँ, यानी 3 दिन पीपीबी 3 दिन आरबीडब्ल्यूएम। तो आज हम चैप्टर 8 पीपीबी का कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल्स। पार्ट 1 है, 2 पार्ट में आने वाला है ये आपका पीपीबी का चैप्टर 8, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिसको मैं आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाने वाली हूँ, इसलिए इसको 2 पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में सबसे पहले हम बात करेंगे आज इनवर्ड रेमिटेंस की। ये इनवर्ड रेमिटेंस होता क्या है? तो सीधा सिंपल लैंग्वेज में समझिए, इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब है भारत में विदेश से पैसे को लाना, ठीक है। तो जो भी पर्सन, जो हमारे नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, जब वो पैसे भेजते हैं इंडिया में अपने फैमिली के लिए या इंडिया में जो भी उनकी नेसेसिटी है, नीड्स है, उनके लिए जो पैसे भेजे जाते हैं उनको इनवर्ड रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। आउटवर्ड में क्या होता है? भारत से विदेश में पैसा जाता है, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो फॉरेन से इंडिया आया तो इनवर्ड रेमिटेंस। तो इसके कुछ जनरल रूल्स हैं, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्या कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं? तो देखिए, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है यहाँ पर। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि अगर कोई पर्सन इंडिया में रह रहा है और अगर उसको फॉरेन से पैसे आ रहे हैं तो इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आसानी से यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ ऑथराइज्ड डीलर, यानी कि जो बैंक्स इंडिया में है उनकी हेल्प से आपके पैसे इंडिया में आ जाते हैं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो किस तरीके से ये आपके रेमिटेंसेज जो हैं, जो पैसे हैं वो आते हैं इंडिया में? तो भाई टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स, मेल ट्रांसफर, ड्राफ्ट बिल एक्सेट्रा, बहुत सारे मोड होते हैं जिससे आप फॉरेन करेंसीज को इंडिया में भेजते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी आप कब रिसीव करते हो उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब भी आप कोई भी सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, इन और आउटसाइड इंडिया किसी भी कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी फॉरेन कंपनी को आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की, तो उस केस में आपको करेंसी मिलती है। सेटलमेंट ऑफ लॉफुल ऑब्लिगेशंस, यानी कि मान लीजिए कि कोई आईटी सेक्टर कंपनी है, आप इंडिया में हो और आईटी सेक्टर कंपनी के लिए काम कर रहे हो, वो आपका क्लाइंट है, ठीक है। तो वो अगर आपको पैसा भेज रहा है इंडिया में तो भी वो फॉरेन करेंसी डॉलर्स में आते हैं। इनकम ऑन द एसेट्स हेल्ड आउटसाइड इंडिया, हो सकता है कोई पर्सन इंडिया में हो और उसकी जो प्रॉपर्टी हो फॉरेन में हो, तो उस केस में भी आपका फॉरेन एक्सचेंज के रूप में ही पैसे आते हैं, ठीक है। एक होता है इनहेरिटेंस सेटलमेंट ऑफ गिफ्ट, यानी कि मान लीजिए कोई आपका रिलेटिव है जो फॉरेन में रहता है, अब आपको उसने गिफ्ट के फॉर्म में करेंसी प्रोवाइड किया, ठीक है, तो वो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज के में रिसीव होता है, ठीक है। तो इस जो भी आपको इन सारी चीजों से, यानी कि सर्विस रेंडर, सेटलमेंट ऑफ लॉफुल ऑब्लिगेशंस, इनकम ऑन एसेट्स और गिफ्ट्स, सेटलमेंट और इनहेरिटेंस, अगर इसके फॉर्म में आपको पैसे मिलते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, तो इसको विद इन 180 डेज आपको सरेंडर करना पड़ता है टू द ऑथराइज्ड पर्सन। ये ऑथराइज्ड पर्सन कौन है? बैंक। तो आपको बैंक को 180 दिन के अंदर, जैसे ही ये आपको पैसे मिलते हैं 180 दिन के अंदर इसको सरेंडर करना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने दिनों के अंदर सरेंडर किया जाता है जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड होता है ड्यू टू दीज रीजंस, तो 180 दिन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ अप्रूव्ड रेमिटेंस मेथड देख लेते हैं। देखिए, वैरायटी ऑफ मेथड्स होते हैं रेमिटेंस को फॉरेन से इंडिया आने में, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो कुछ पॉपुलर मेथड्स हैं, अदर मेथड्स हैं, उन सारे मेथड्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है बैंक वायर ट्रांसफर। बता दूं, सबसे फास्टेस्ट होता है बैंक वायर ट्रांसफर। इसका ये मतलब होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में इलेक्ट्रॉनिकली मनी को ट्रांसफर करना, ठीक है, और ये कंप्लीट हो जाता है विद इन 2 वर्किंग डेज। तो बहुत ही आसान है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन फॉरेन में रह रहे हैं और वो इंडिया के बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए, तो विद इन 2 डेज बैंक वायर ट्रांसफर की हेल्प से पहुंच जाता है। अब आता है यहाँ पर मनी ट्रांसफर एजेंट। तो मनी ट्रांसफर एजेंट्स क्या करते हैं? जैसे सर्विसेज होते हैं वेस्टर्न यूनियन एंड मनीग्राम, तो ये क्या करते हैं? आपको हेल्प करते हैं क्विकली मनी को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा रिस्क देखने को मिलता है जब आप मनी ट्रांसफर एजेंट करते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है अदर रेमिटेंस
मेथड, जिसमें पहला है बैंक मनी ऑर्डर। तो ये बैंक मनी ऑर्डर बिल्कुल पोस्टल मनी ऑर्डर की तरह होता है, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है बैंक्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है कंपेयर टू अदर, अगर आप मेथड्स की बात करो। ऑफ कोर्स मनी ऑर्डर है, थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, किसी भी XYZ बैंक की हेल्प से बैंक मनी ऑर्डर ट्रांसफर करते हो इंडिया में। फिर आता है फॉरेन करेंसी चेक्स। तो ये जो चेक्स होते हैं, जो फॉरेन में हमारा NRI पर्सन है, जो नॉन रेसिडेंस इंडियन है, वो चेक बनाता है और डिपॉजिट करता है इंडिया के बैंक में। और इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम होती है 20 से 25 दिन लग जाती है। फास्टर है ऑफ कोर्स, कुरियर सर्विस से और स्पेशल बैंक सर्विसेज से तो फास्टर ही है, बट 20 से 25 दिन इसको लगते हैं। फिर बात आती है फॉरेन करेंसी ड्राफ्ट की। तो ये एग्जैक्टली सेम होता है जैसे आपका बैंक का ड्राफ्ट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसमें ओवरसीज ट्रांजैक्शंस के लिए इसका यूज करते हैं। बेसिकली आप देखेंगे जो भी आप बिजनेस पेमेंट करते हो, ठीक है, उसके केस में हम फॉरेन करेंसी ड्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाहर रहते हो, विदेश में रहते हो, और इंडिया में कोई आपका बिजनेस पार्टनर है, तो अगर आपको जब उसको पैसे ट्रांसफर करने होंगे तो आप फॉरेन करेंसी ड्राफ्ट का इस्तेमाल करते हो बिजनेस पेमेंट करने के लिए। तो इसका जो क्लियरेंस इनकैशमेंट टाइम क्या होता है, 21 दिन का टाइम पूरा लगता है इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं रेमिटेंस कार्ड की। तो ये रेमिटेंस जो कार्ड होता है ना, ये रीलोडेबल होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड है बट ये रीलोडेबल आपके डेबिट कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब ये NRI जो पर्सन्स होते हैं वो इसको परचेस करते हैं और इसका यूज करते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, ATM में यूज कर सकते हैं, शॉपिंग्स करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है और इजी होता है इसको यूज करना। जैसे आप इंडिया में अपने डेबिट कार्ड्स को यूज करते हो, प्रीपेड कार्ड को यूज करते हो, सिमिलरली ये रीलोडेबल डेबिट कार्ड्स होता है, रेमिटेंस कार्ड जिसको हम बोलते हैं। फिर आता है आपका डायरेक्ट डिपॉजिट्स और ACH ट्रांसफर। तो ये वो आपका ट्रांसफर होता है जिसमें जैसे बैंक को आप यहाँ पर बीइंग अ क्लाइंट, बीइंग अ कस्टमर, आप यहाँ पर बैंक को बोलते हो कि भाई हर महीने मेरे इंडिया में मेरी जो फैमिली रहती है तो हर महीने उनके बैंक अकाउंट में 25,000 रुपए ट्रांसफर हो जाने चाहिए। ये आपने अपने बैंक से रिक्वेस्ट किया, तो बैंक क्या करेगी, आइडियली हर महीने रेगुलर बेसिस पे 25,000 इंडिया में आपके फैमिली के एक्सपेंसेस के लिए पैसे भेजती है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट और ACH ट्रांसफर। ठीक है, तो ये आपके डेली बेसिक जो इंडिया में नीड्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके रेमिटेंसेस मेथड्स हैं जो कि अप्रूव्ड किए गए हैं टू इंडिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस की। तो क्या इनवर्ड रेमिटेंस में कोई लिमिटेशंस होता है? तो देखिए सीधी बात है, कोई भी लिमिटेशंस नहीं होता है। कितने भी पैसे आप इंडिया में भेज सकते हो एज पर द फेमा एक्ट। ठीक है, तो अगर कोई NRI पर्सन है, अगर वो इंडिया में अपने फैमिली के अकाउंट्स में, पर्सनल अकाउंट में, रिलेटिव्स के अकाउंट में अगर पैसा भेजना चाहता है तो फ्रीली सेंड कर सकता है। यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। तो क्या जब पैसा ट्रांसफर किया जाता है NRI अकाउंट से, या NRI जब ट्रांसफर करता है अपने पर्सनल रेमिटेंस के लिए इंडिया में पैसा, तो क्या यहाँ पर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है? तो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, अपने रिलेटिव के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो इस केस में आपको कोई भी फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर यहीं पे आप बिजनेस रेमिटेंस कर रहे हो तो टैक्स क्लेम करने के लिए, टैक्स में कंसेशन करने के लिए आपको इस सर्टिफिकेट की FIRC की जरूरत पड़ती है। तो ओनली फॉर द बिजनेस रेमिटेंस आपको FIR सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है फॉर द टैक्स कंसेशन। अदरवाइज अगर आप इंडिविजुअल रिलेटिव किसी को भी भेज रहे हो तो यहाँ पर कोई भी आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं और ना ही कोई आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनवर्ड रेमिटेंस से, याद कर लीजिएगा गाइज, इससे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देख भी लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स टू सरेंडर फॉरेन एक्सचेंज टू एन ऑथराइज्ड पर्सन आफ्टर रिसीविंग इट? तो 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज एंड 365 डेज। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, करेक्ट आंसर क्या होगा, 180 दिन के अंदर हमको ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, सरेंडर करना पड़ता है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर इनवर्ड रेमिटेंस इनटू इंडिया? मैंने आपको वैरायटी ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस के मेथड्स बताए हैं। तो पहला है जैसे बैंक वायर ट्रांसफर, सबसे फास्टेस्ट वे माना जाता है इसको। फिर बैंक मनी ऑर्डर है, और फिर आता है आपका वेस्टर्न यूनियन ट्रांसफर, जो भी आपका मनी ट्रांसफर एजेंट होता है।
ठीक है, इसके थ्रू आप यहाँ पर पैसे भेजते हो, वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आपको रिस्क देखने को मिलता है। ठीक है, काफी रिस्की भी होता है। फिक्स डिपॉजिट ट्रांसफर ऐसा कोई भी हमने मेथड्स नहीं पढ़ा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट जनरली टेक फॉर अ फॉरेन करेंसी चेक्स टू बी प्रोसेस्ड इन इंडिया? कितना टाइम लगता है फॉरेन करेंसी चेक के केस में? चेक की बात की गई है 5 से 7 दिन, 10 से 15 दिन, 20 से 25 दिन या 30 से 35 दिन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 से 25 दिन चेक से लगते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चेक से 20 to 25 डेज लगते हैं। अगर मनी ऑर्डर से भेजेंगे तो इससे भी ज्यादा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंडर द फेमा व्हाट इज द मैक्सिमम amount of money that can be brought into India by an NRI? अभी जस्ट मैंने बताया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से क्या मैक्सिमम अमाउंट होता है? $10,000, $1,00,000, नो लिमिट, या $10,00,000? क्या होगा करेक्ट आंसर? नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर रेगुलर रेमिटेंसेस बाय एन एनआरआई विच मेथड इज कॉमनली यूज? कौन से मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं? फॉरेन करेंसी ड्राफ्ट, एसीएच ट्रांसफर, बैंक मनी ऑर्डर या वेस्टर्न यूनियन ट्रांसफर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? एसीएच ट्रांसफर। इसको हम दूसरा किस नाम से जानते हैं? डायरेक्ट डिपॉजिट्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप आपको ये एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। गाइज आप लोग कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा कि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको हेल्प कर रहा है या नहीं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, एग्जाम तो आप आसानी से क्वालिफाई कर ही लोगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में बताइएगा, फीडबैक्स भी दे सकते हैं। और मैंने आपसे जब स्टार्टिंग में कहा था कि हमारा पेड बैच चल रहा है, तो आप इस गिवन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा गाइस। सारे के सारे डिटेल वे में हम वहाँ पे पढ़ते हैं। आपको यूट्यूब पे काफ़ी कम लिमिटेड चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जब आप पेड बैच में आते हो तो आपको सारे A to Z पढ़ाया जाता है। इसके अलावा लाइव हमारा सेशंस होता है जिसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। तो जिनको भी मेरा पेड बैच ज्वाइन करना है आप लोग इस नंबर पर कॉल कर लीजिए और फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शंस में पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।